और इसमें आपका इसके साथ एक और दो स्ट्रक्चर्स आएंगे। दूसरा नाम है स्पाइनल नर्व और तीसरा हिस्सा आएगा आपका क्या, क्रैनियल नर्व। अगर याद हो तो इनके नंबर्स बोलो। स्पाइनल नर्व का नंबर कितना था, 31 पेयर्स, और क्रैनियल नर्व का 12 पेयर्स। तो इतने स्ट्रक्चर के बारे में अपन को बात करनी है अभी। चलो सबसे पहले अपन को बात करें, समझना है स्पाइनल कॉर्ड। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट था मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपको बिल्कुल पोस्टीरियर ब्रेन में देखा हुआ था। उसी से आपका स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। उसी से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो किसके अंदर है, स्कल के अंदर पैक्ड है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या बाहर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो आप देखो, दैट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स का एक बंडल है जो ब्रेन के बाहर आता है। क्योंकि ब्रेन आपका एक किससे कवर्ड है, स्कल से। स्कल क्या है, किससे बना हुआ है, बोन का स्ट्रक्चर है, मेन आपके स्केलेटन का पार्ट है। और इधर एक कैविटी होती है या एक ओपनिंग है जिससे ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है। उस कैविटी का नाम याद रखना, दैट इज द फोरामेन ऑफ मैग्नम। स्कल की वो ओपनिंग जिधर से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है, स्कल से बाहर आके अपने न्यूरल कैनाल में जाके पास होता है, उस कैविटी या उस होल को बोलेंगे क्या, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और इस पे क्वेश्चन बन चुका है एक नहीं 2-3 साल कि वो क्या, उस होल का नाम क्या है जिधर से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है। तो ये जरूर याद रखना। एंड ये आपका फैलता कहाँ है, कंटिन्यूज इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अभी आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में देखोगे, जो हमारा बैकबोन है वो 33 वर्टिब्री से बना हुआ है। और उस वर्टिब्री का ऐसा अरेंजमेंट है, एक वर्टिब्री कई बोन से बना हुआ है, एक कैनाल बनता है, एक सेंट्रल हॉलो कैनाल बनता है, पूरा कॉन्टिन्यूअस होता है फ्रॉम द बिलो द हेड, एंड वो टेल तक आपका जाता है। उधर से ही आपका वो स्पाइनल कॉर्ड उसी कैविटी से या उसी कैनाल से पास होगा। उस कैनाल को जो वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो कैनाल है उसको हम बोलेंगे न्यूरल कैनाल। उसको क्या बोलोगे, न्यूरल कैनाल, क्योंकि उससे आपका क्या जा रहा है, नर्वस सिस्टम का पार्ट, तो इसलिए उसका नाम न्यूरल कैनाल बोलेंगे। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द फर्स्ट लंबर। अब लंबर भी आपका क्या है, वर्टिब्री का नाम है। वर्टिब्री आपके कई टाइप्स में इनके रीजन के हिसाब से डिवाइड करा जाता है। नेक वाले रीजन को सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, एंड लास्ट वाले को आपका कॉक्सियल एंड काउडल में डिवाइड करा जाता है। मींस कई टाइप के हैं, बॉडी में कहाँ इनका पोजीशन है उसके बेसिस पर। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, उसके बाद लंबर। लंबर भी आपके 5 हैं। तो जो फर्स्ट लंबर है, फर्स्ट लंबर तक हमारा ये न्यूरल कैनाल एक्सटेंड करता है, उसके बाद नहीं नीचे जाता है। अभी इनके नंबर और पोजीशन आपको पता चल जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए अभी इनका नंबर बस याद रखना। अगर जैसे आपको एक जगह और आया था ये नाम, आपका ट्रैकिया डिवाइड करता है 2 ब्रांचेस में एट द लेवल ऑफ T5, थोरेसिक 5 पे वो जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड करता है। तो सेम ये L1 किसका नंबर है, लंबर वर्टिब्रा का पहला वर्टिब्रा है, जहां पे ये हमारा एंड हो जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। मेटासील इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट इज नोन एज न्यूरोसील या फिर सेंट्रल कैनाल। अब ये मेटासील या न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक तो देखो आपका पूरा कैविटी होगा जिसमें ये रन करता है, जो वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ कैविटी है। और इसके बाद इसमें रन करता है क्या, आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, इन दोनों के बीच में एक जो कैविटी है, ये आपका किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ कैनाल है। और ये आपका नर्वस सिस्टम का न्यूरल, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं, इनके बीच एक हॉलो स्पेस है, कैविटी है, जिसे हम बोलेंगे न्यूरोसील। क्या नाम दोगे, मेटासील या फिर न्यूरोसील।
मेटासील या फिर न्यूरोसील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दे रखना है कि मेटासील इनका स्पाइनल कॉर्ड जहां तक जाता है उधर तक है, मींस L1 तक आपका इनके बीच वर्टिब्रल कॉलम या न्यूरल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो हॉलो स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि दोनों स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम आपस में कहीं भी एक साथ अटैच्ड नहीं है। ठीक है, उनके बीच कैविटी है, वो कैविटी का नाम क्या रखना है, न्यूरोसील या फिर सेंट्रल कैनाल। तो एक पहला नाम तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए, फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो ब्रेन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है। इसका जो अपर पार्ट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका अपर पार्ट जो है थोड़ा सा वाइड है ना, वाइल लोअर पार्ट जो है वो नैरो है और इसको बोला जाता है कोनस मेडुलरिस। अपर पार्ट देखोगे तो वो थोड़ा सा वाइड सा है और लोअर पार्ट अगर यहाँ नीचे सबसे एंड में देखोगे तो आपको वो बिल्कुल नैरो सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक, और इसको हम बोलेंगे कोनस मेडुलरिस। इट रिप्रेजेंट अप टू L1 वर्टिब्रा, L1 तक ये रहेगा, नंबर 1 तक ये। आप ऐसा नहीं कि ये L1 तक नहीं है, L1 तक यहाँ हमें सोचना है। उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देख पाओगे, यहाँ अभी ये वाला इस पिक्चर में तो नहीं दिखेगा, आगे आपको ये बात दिख जाएगी। यहाँ देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है, इससे आपको ब्रांचेस अराइज हुई वो दिख रही हैं, ये स्पाइनल नर्व्स हैं। और यहाँ इसका अपर पार्ट हो गया, ये जो टर्मिनल पार्ट है वो थोड़ा सा आपका सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोनस मेडुलरिस। ये L1 तक होगा, ये कहां तक होगा, L1 के लेवल तक ये बात है। उसके बाद भी आपको स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा ये दिखेगा जिसे हम बोलेंगे फिलम टर्मिनली, वो अपन बाद में बात करेंगे। और बहुत सारे स्पाइनल नर्व एक साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं तो इसको हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसका नाम देते हैं काउडा इक्विना। ये जो लास्ट वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, इसको बोलते हैं काउडा इक्विना। इक्विना वर्ड लिया जाता है हॉर्स के लिए, तो ये लास्ट टेल वाला रीजन, हॉर्स टेल भी इसको बोलते हैं, हॉर्स के टेल जैसा दिखता है इसलिए हॉर्स टेल काउडा इक्विना बोल देते हैं। टर्मिनल पार्ट जो इसका कोनस मेडुलरिस का है, ये एक्सटेंड करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है फिलम टर्मिनली। यहाँ देखो तो आपको ये जो लाइन ब्लू वाली दिख रही है, ये कोनस मेडुलरिस का ही एक्सटेंशन है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर का नाम आप बोलोगे क्या, फिलम टर्मिनली। ठीक है, और काउडा जो इक्विना है, जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, वो हॉर्स टेल लाइक दिखता है इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है काउडा इक्विना। तो यहाँ लास्ट वाले हिस्से में कई नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे बड़ा बात यही है, कोनस मेडुलरिस का लेवल पूछा जाता है कि कब तक कहाँ तक कोनस मेडुलरिस का लेवल है, तो वो L1 तक आपको बात याद रखनी है। फिर दूसरा बात ये, कोनस मेडुलरिस टर्मिनेट इनटू फिलम टर्मिनली, ये टर्मिनेट होता है फिलम टर्मिनली में। और लास्ट में आपको ये टेल जैसा, हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी आपको वही जो ब्रेन की कवरिंग थी उधर, है ना, चाहे आप उधर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा था 3 लेयर से बनी हुई थी, मेनिंजीज इसे बोलते हैं। DAP का नाम हमने याद रखा था, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पिया मैटर। ये भी प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। एक नैरो स्पेस है बिटवीन द वर्टिब्रा एंड ड्यूरा मैटर, इसको बोला जाएगा एपीड्यूरल स्पेस। देखो अब ये स्ट्रक्चर में देखना ध्यान से, ये जो आपको कलर का तो आप जैसे ग्रीन, लाइट ग्रीन सा है कुछ, ये वाला पूरा पार्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड का हो गया। उसके बाद तीनों लेयर्स देखो, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और ये आपका मेनिंजीज हो गया। और इसमें सब एरेक्नॉइडल लेयर के बाद आपको CSF मिल जाएगा। सब एरेक्नॉइड लेयर का मतलब एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, दैट इज द CSF। इसके बाहर आपका होगा क्या, वर्टिब्रल कॉलम का एक कैनाल। ठीक है, और इस जो वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच का स्पेस है उसको बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस। वर्टिब्रल कॉलम में ये रन करेगा। वर्टिब्रल कॉलम मान लिया हमने, ये है उसकी वॉल, उस कैनाल की इनर सरफेस ये है, तो इनके बीच का स्पेस कहा जाएगा एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है,
या हम कहें जो कैविटी है मेटासील की, वो आपका क्या कहा जाएगा, एपिड्यूरल स्पेस। उनके बीच जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसके लिए हम बोलेंगे क्या, एपिड्यूरल स्पेस। एक नॉर्मल एडल्ट के बारे में ये डाटा दिया है, ऐसा मत सोचना कि सबके लिए ऐसा ही है ना। और एज नॉर्मल एडल्ट का मतलब एक वो एडल्ट, अभी आप एडल्ट नहीं हो तो अपने लिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है। लेंथ लगभग 45 सेंटीमीटर किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब L1 लेवल तक का। उसके बाद फिल्म टर्मिनली, उसके बाद लगभग आपका 20 सेंटीमीटर का होता है। तो फिल्म टर्मिनली L1 के बाद की बात चल रही है, L1 के बाद आपको 20 सेंटीमीटर का बारे में सोचना होगा, ठीक है। एंड देन वेट की बात करें तो 35 ग्राम इसका नॉर्मल वेट है। आउटर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का वाइट होता है और इनर पार्ट ग्रे होता है। अगर आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कंपैरिजन करना है तो ब्रेन का जब हम सेक्शन काटते हैं, है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला में जो देखा था, और इधर स्पाइनल कॉर्ड में देखेंगे आउटर एंड इनर पार्ट, तो यहाँ आपको आउटर पार्ट व्हाइट मैटर से बना हुआ है, मतलब मेडुलेटेड नर्व फाइबर से है, मींस एक्सोनल पार्ट न्यूरॉन का आपको आउटर देखने को मिलेगा, और सेंट्रल पार्ट आपका ग्रे मैटर है। तो मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ साइटोन मेनली, ठीक है। और जबकि ब्रेन में उल्टा था, ब्रेन में आपको साइटोन बाहर दिखता है, ब्रेन का आउटर पार्ट ग्रे मैटर है और इनर पार्ट कैसा है, व्हाइट मैटर। दोनों का जस्ट अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइट मैटर मतलब मेडुलेटेड पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर एंड ग्रे मैटर मतलब नॉन मेडुलेटेड पार्ट। अब हम बात करें तो एक्सॉन मेडुलेटेड है, साइटोन नॉन मेडुलेटेड है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। इन दोनों में एक जो रिलेशन है इसको ध्यान में रखना है ना। ये बात हो चुकी थी, अभी दोनों का कंपैरिजन है। ये आप ब्रेन बना के लिख लो, ये अगर बनाना है इसको बना लो, क्योंकि कंफ्यूजन बाद में ना रह जाए। दोनों एक साथ रहेगा तो आपको याद रहेगा कि ये ब्रेन के लिए है, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए। नेक्स्ट जो बात है वो अब आपको ध्यान से समझना है। इतना बात याद रहेगा कि इनर पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो ग्रे मैटर से बना हुआ है। इतना अगर याद रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होएगी आगे। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आगे आपको दिक्कत होएगी। आउटर पार्ट व्हाइट मैटर से बना है, क्योंकि इसके बाद जो भी बात समझनी है इसके बगैर नहीं समझ आएगी। देखो पहला पॉइंट लिखा है ऑन द डोर्सोलैटरल। अब ये पहले हमें समझना है डोर्सोलैटरल। एक कोई सारे सबके ये जो बॉटल है वो सर्कुलर या आउटलाइन है? किसी का जो थोड़ा सा स्क्वायर शेप, वो ढक्कन दे दो चश्मे वाला। मैं सर्कुलर आउटलाइन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सर्कुलर आउटलाइन में ना आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हाँ समझ जाओगे, ये लिखा हुआ है इसे समझ जाओगे। इस बॉटल को अपना समझना है। बॉटल को समझना कैसे है, आजा इधर मुंह करके खड़े हो। मैंने ऐसे माना कि स्पाइनल कॉर्ड इनका ऐसे है, ये वाला जो लिखा हुआ हिस्सा है वो बॉडी वॉल की मींस इंटरनल सरफेस की तरफ है, और ये इसकी बॉडी का बाहर वाला सरफेस हुआ। ऐसा ही मानोगे? ऐसा आपको मानना है। इनका बैकबोन ये है, ये बैकबोन आपका हमने ऐसा मान लिया। बॉडी में इनकी पोजीशन ऐसी है, ठीक है। अब मैंने इसको भेज दिया। इसका बॉडी का, इस बॉडी का ये सरफेस क्या होता है, वेंट्रल, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा सरफेस हो जाएगा, वेंट्रल। इस बॉडी का ये लास्ट वाला सरफेस क्या हो जाएगा, बैकबोन वाला, डोर्सल। तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, डोर्सल। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं डोर्सोवेंट्रल या वेंट्रोलैटरल, तो वेंट्रोलैटरल मतलब ये वाला सरफेस, डोर्सोलैटरल मतलब ये वाला सरफेस। डोर्सल सरफेस उसके साइड, उसके साइड्स, डोर्सल सरफेस एंड देन साइड्स। ये लेटरल हो जाएगा। लेटरल मतलब डोर्सल, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो कुछ आपको लेटरल सरफेस भी मिलेगा। तो डोर्सली एंड लेटरली हमें सोचना होगा। वेंट्रोलैटरल की बात करा जाएगा, वेंट्रली एंड लेटरली सोचना होगा। बस इतनी बात समझ आ गई? बोलो, पिक्चर इतना क्लियर है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब बैठ जाओ। अब यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है ऑन डोर्सोलैटरल एंड वेंट्रोलैटरल सरफेस। डोर्सोलैटरल एंड वेंट्रोलैटरल सरफेस, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर जो कि इनर पोर्शन बनाता है, वो बटरफ्लाई शेप का होता है।
कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, एंड प्रोजेक्ट्स आउटसाइड फॉर्म वन पेयर ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न। हॉर्न का मतलब वो सींग होता है जानवरों का। अब जरा इधर देखो, यहां आपको ये वाला जो सरफेस है ये माना हुआ है डोर्सल। इस पिक्चर में अगर देखोगे तो ये डोर्सल सरफेस है, और ये वाला सरफेस जो है वो माना हुआ है वेंट्रल। यही है। इसका बाहर वाला पार्ट है वाइट मैटर का बना हुआ, ये अंदर वाला हिस्सा किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर का बना हुआ। ये इसका ग्रे मैटर बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है, ऐसा ही होता है बटरफ्लाई, नहीं ऐसा कुछ और होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बनाते हैं। बचपन में अपन ने ऐसे ही कई बार बनाया हुआ होता है। देखो मेरा आर्ट तो बहुत गंदा सा है, तो ऐसे ही बना लेते हैं बटरफ्लाई। हो गई बटरफ्लाई, उड़ रही है, उड़ा दी हमने बटरफ्लाई। अखरोट, चलो दिमाग अच्छा होएगा। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है इसका। अब इसके डोर्सल सरफेस पे देखोगे तो ये एक हॉर्न है इसका, और ये दूसरा हॉर्न है। ऐसे इसका वेंट्रल सरफेस देखोगे तो ये एक हॉर्न है और ये एक दूसरा हॉर्न है। तो डोर्सो लैटरल, ये एक्चुअली डोर्सल सरफेस हुआ, लैटरली ये राइज होता है। स्पाइनल जो कॉर्ड है वो लैटरली बाहर आता है। ये देखो आपको ये दिख रहा है, तो ये लैटरली बाहर आता है। इधर ऐसे वेंट्रल सरफेस पे ये हॉर्न है, एंड लैटरली ये बाहर आता है आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं डोर्सो लैटरल एंड वेंट्रो लैटरल। बात समझ आई? तो ये आपको कितने हॉर्न मिलेंगे, वन पेयर तो डोर्सल सरफेस पे, वन पेयर लैटरल सरफेस पे। ठीक है, कितने हॉर्न हो गए, चार हॉर्न होते हैं इनके पास। एंड इनकी वजह से देखो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न, व्हाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब आपको बाहर वाला हिस्सा देखना है। जब ये हॉर्न बनता है, इसकी वजह से इनके व्हाइट मैटर को 4 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है। ये वाला हिस्सा जहां पे 1 लिखा है, ये वाला हिस्सा 2, ये वाला हिस्सा 3rd, एंड दिस वन इज द 4th। व्हाइट मैटर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब अगर इसको आप ऐसे मानोगे, जैसे मेरी बॉडी पे ऐसा अगर स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये तो वेंट्रल हो गया, ये डोर्सल हो गया। तो वेंट्रो इधर से इसके हॉर्न बाहर आएंगे तो लेटरल हुआ। इधर डोर्सल है, हॉर्न तो अंदर से बाहर आएगा, सेंटर टू इधर पेरीफेरी की तरफ आएगा। लेकिन जो उसके बाहर वाले आउटग्रोथ्स, मींस जो बाहर आएंगे, जिसे हम बोलेंगे नर्व फाइबर्स, एक्चुअली स्पाइनल नर्व, वो इधर से बाहर आएंगे और इधर से। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। हाँ, क्योंकि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो वो आपको लैटरल सरफेस ना आपको इमेजिन करना पड़ेगा उसकी जो थिकनेस है। हाँ, उसके बाद देखो 4 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है, जिसे हम बोलेंगे फ्यूनिकुलस या फिर व्हाइट कॉलम। इन सबको व्हाइट कॉलम हम बोल सकते हैं या फ्यूनिकुलस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्हाइट मैटर से बना हुआ है तो व्हाइट कॉलम आप बोल लेते हैं। अब ध्यान से आगे देखना, अब आपको रिफ्लेक्स एक्शन यहां से समझ आना शुरू हो जाएगा, यहां से बातें आपको समझनी शुरू कर देनी है। डोर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न कंटिन्यू करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। एक्चुअली वो ट्यूब क्या है, दैट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, दैट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, मतलब दैट इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन। किसका बंडल है, एक्सॉन्स का बंडल है, जिसे हम बोलेंगे डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। इसको क्या नाम दोगे, डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। ये देखो, इस हॉर्न से आपको ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर बाहर आ रहा है, इस रूट से आपको ये देखने को मिल रहा है, इधर से भी और सेम इधर से भी। इसको बोला जाएगा डोर्सल रूट और इसको बोला जाएगा क्या, वेंट्रल रूट। 2 रूट हो गए, डोर्सल एंड वेंट्रल। इन रूट्स ऑफ डोर्सल हॉर्न गैंग्लिया इज प्रेजेंट कॉल्ड डोर्सल रूट गैंग्लिया। जो ये आपका डोर्सल हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न ये वाला, इस वाले हॉर्न में और इस वाले हॉर्न में गैंग्लिया देखने को मिलेगा। गैंग्लिया क्या था, गैंग्लिया क्या होता है, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ साइटोन, साइटोन का क्लस्टर। तो इधर
आपको नहीं, हॉर्न के बाद आपको देखने को मिलेगा, ये जो हॉर्न बाहर आ गया फाइबर, यहां इस वाले हिस्से में आपको गैंग्लिया देखने को मिलता है। मींस ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया के बाद, डॉर्सल हॉर्न नहीं, डॉर्सल हॉर्न के बाद जो डॉर्सल रूट है उधर गैंग्लिया आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लिया, क्योंकि इसके हॉर्न से ही अराइज जो नर्व फाइबर्स हैं उसके पास बनता है। मतलब क्या हुआ, एक एक्सॉन यहां से यहां तक आएगा, इधर साइटोन है, साइटोन से फिर दूसरा एक्सॉन आगे होगा, इधर जंक्शन है इनका, या फिर दूसरे साइटोन इधर आपके इकट्ठा होंगे और एक्सॉन आगे एक्सटेंड करेगा। ठीक है, वो गैंग्लिया है। गैंग्लिया का मतलब दैट इज ए क्लस्टर ऑफ साइटोन। अभी वो और आगे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो इधर सेंसरी नर्व्स जो हैं, सेंसरी न्यूरॉन आर फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ये बात आपके दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया में। मतलब क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन किसको बोलोगे, जो आपके सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड है, मतलब जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं, रिसीव करके आगे ट्रांसमिट करते हैं, ये इंपल्स ले आते हैं, जिनका नेचर हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में ही। स्यूडो यूनिपोलर होता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर बात करें तो यूनिपोलर एंड इट्स एक्सॉन, इधर देखो, इट्स एक्सॉन एक्सटेंड एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेक सिनेप्स विद वेंट्रल रूट न्यूरॉन। ध्यान से सुनना, इधर आपका डॉर्सल, हाँ ये हो गया डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। अभी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा सीधा कर दिया गया, ये डॉर्सल रूट हॉर्न हो गया, ये डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये वेंट्रल एंड ये वेंट्रल। ठीक है, इधर से जो निकल रहा है वो आपका डॉर्सल रूट है, और यहाँ पे आपको सिनेप्स दिखाया गया है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया है जो स्यूडो यूनिपोलर नेचर का न्यूरॉन है। अब इनका जो एक्सॉन है, वो एक्सॉन की ब्रांच इधर आके, इधर कहां पे, ग्रे मैटर में आके जो वेंट्रल रूट है या जो वेंट्रल हॉर्न के नर्व फाइबर है, इनके साथ सिनेप्स बनाता है। इनके साथ क्या करता है, सिनेप्स बनाता है। यहां आपको देखो सिनेप्स वर्ड लिखा है, किसके किसके बीच सिनेप्स बन रहा है वो ध्यान से देखना। वेंट्रल रूट के नर्व फाइबर के साथ और डॉर्सल रूट के नर्व फाइबर के साथ सिनेप्स बनता है इस पॉइंट पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिनेप्स किसके किसके बीच, डॉर्सल रूट गैंग्लिया का या डॉर्सल रूट का जो नर्व फाइबर है वो, और वेंट्रल रूट का जो नर्व फाइबर है वो, ये ग्रे मैटर में आके सिनेप्स बनाते हैं। मतलब ये आपस में इनका जॉइंट है। सिनेप्स का मतलब आपने पढ़ रखा है। अब अगर याद हो, अभी मैंने बोला कि जो डॉर्सल रूट का नर्व फाइबर है, ये जो डॉर्सल रूट का नर्व फाइबर है वो सेंसरी नेचर का है, सेंसरी नेचर का है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच करते हो तो आपको जो मैसेज मिलता है, पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, हॉट किसी गर्म चीज को हम टच कर रहे हैं तो जो क्विक रिस्पॉन्स आता है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो आपका वो टेम्परेचर का ट्रांसमिशन हुआ, वो ट्रांसमिशन आपके स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा थ्रू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ये जो आपका सेंसरी नेचर का होता है। कैसा नेचर का, सेंसरी नेचर का, मतलब सिग्नल जो है या फिर सराउंडिंग का स्टिमुलस रिसीव करता है, रिसीव तो स्किन करेगा लेकिन उसका ट्रांसमिशन कौन करेगा, डॉर्सल रूट के नर्व फाइबर। कौन से रूट के, डॉर्सल रूट के नर्व फाइबर। रिफ्लेक्स एक्शन हम उनको बोलते हैं जो एक्शंस हमारे बिना सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट के उनका रिस्पॉन्स आ जाए। सीएनएस में भी मेनली ब्रेन का, किसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ब्रेन में प्रोसेसिंग एंड मोटर, उनका जो हमारा ब्रेन का एरिया है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो अपने स्टिमुलस ना जनरेट करे और आपका रिस्पॉन्स आ जाए। मतलब ब्रेन तक वो सिग्नल जाता ही नहीं। यही स्पाइनल कॉर्ड के ये जो सिनेप्स हैं ग्रे मैटर में, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट का, इन्हीं सिनेप्स पे इनका एनालिसिस हो जाता है एंड रिस्पॉन्स फास्ट करने के लिए, मीन्स आप किसी इमरजेंसी या जैसे गर्म चीज छू रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स अगर थोड़ा सा डिले हुआ ना
तो स्किन बर्न या सेंसरी ऑर्गन का डैमेज ज्यादा होगा। तो वो टाइम डिले को या टाइम गैप को कम करने के लिए ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ ब्रेन आएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में फिर वो अपने बहुत सारे रीजंस है उधर से होके वो फिर एनालाइज करके फिर इंपल्स दे देगा एंड इट टेक्स टाइम। उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए यहीं पे ही इनका इंपल्स जनरेशन हो जाता है, सिनेप्स पर ही ये इनका जो ग्रे मैटर है। एंड इधर वेंट्रल रूट से, कौन से रूट से, वेंट्रल रूट से आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास जाके ये उनको इंपैक्ट कर देते हैं। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, जैसे आप हाथ से कोई गर्म चीज टच कर रहे हो तो मसल्स आर द इफेक्टर ऑर्गन, उन मसल्स को सिग्नल मिल जाता है तो क्विक आपका रिस्पॉन्स आता है, हट जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता आपको, ब्रेन को पता ही नहीं चलता, तुरंत हाथ वापस। ये होता है इनका नेचर जो होगा वो मोटर नेचर का होता है। वेंट्रल रूट के जो न्यूरॉन्स हैं वो मोटर नेचर के होते हैं। मोटर नेचर का, मोटर न्यूरॉन किसको बोला था, जो सीएनएस से ऑर्गन तक इंपल्स ले जाए। सेंसरी न्यूरॉन हम उनको बोला था जो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक क्या ले आए। अरे अफरेंट और इफरेंट वर्ड याद है तो उन्हीं का तो नाम है मोटर और सेंसरी। तो सेंसरी वर्ड से याद रखो, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस, मोटर का मतलब वो जो सीएनएस टू कहां ले जाए, इफेक्टर ऑर्गन, किसका तक, इफेक्टर ऑर्गन। तो आपका ये जो, या फिर पिनिंग ऑफ द नीडल हो जाए, कोई आप जल रहे हो, पैर में कोई बहुत नुकीली चीज चुभती है, जो रिस्पॉन्स आता है सेम वो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो जैसे ही वो आपका पिन चुभा तो आपका सिग्नल जाता है कहाँ, इस डोर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड के पास, एंड स्पाइनल कॉर्ड ही वो एनालाइज एंड रिस्पॉन्स या इंपल्स जनरेट करके आपके इधर लिम्स के पैर जो मसल्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है, देन वो ऊपर हो जाता है। फिर वहां से हम अपना जो वेट है वो उठा लेते हैं या कम कर देते हैं, जिससे हमारा रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको दो रूट का नेचर याद रखना है, डोर्सल रूट कैसा है, सेंसरी है, और वेंट्रल रूट कैसा है, मोटर है। अगर ये रूट भूल गया तो फिर आप आगे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो डोर्सल रूट का नेचर कैसा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बोलो, सेंसरी और वेंट्रल रूट का मोटर। अब जो वेंट्रल रूट है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन वेंट्रल रूट, ये भी आपको दोनों में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। डोर्सल रूट का न्यूरॉन कैसा है, स्यूडो यूनिपोलर है, और वेंट्रल रूट का मल्टीपोलर है, जो हमारे बॉडी या हमारे ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली न्यूरॉन्स हैं। मल्टीपोलर जो आपने डायग्राम बनाया था, देखा था। इनका जो साइटोन है एंड डेंड्रॉन है आर एम्बेडेड इनटू द ग्रे मैटर। अब सेम बात इनकी भी, जैसे यहाँ पे इनका जो साइटोन स्यूडो यूनिपोलर है तो साइटोन यहाँ पे है और एक्सॉन आके यहाँ सिनेप्स बनाता है, ठीक है। और इनका आगे फिर वो एक्सॉन की ब्रांच, एक्सॉन एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन है, एक्सॉन तो एक ही होगा, उनकी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक तो इधर आया, इधर आपका ग्रे मैटर में वेंट्रल रूट के न्यूरॉन से सिनेप्स बनाता है, जंक्शन है, एंड एक ब्रांच इसकी आगे जा रही है आपका जो सेंसरी ऑर्गन के पास, ठीक है। अब इधर जो आपका इनका न्यूरॉन है मल्टीपोलर है। सिनेप्स का मतलब आपने क्या पढ़ा था, इसको फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये इसकी ब्रांच है एक, ठीक है, जो ग्रे मैटर में आ रही है डोर्सल रूट से। ये एक ब्रांच इधर जा रही है, साइटोन इनका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कई साइटोन यहाँ पे होंगे एंड ब्रांचेस इधर आई होंगी, ऐसे सेम जैसे हम इसके लिए बना रहे हैं वैसे इनके लिए बनाएंगे। तो ये क्लस्टर ऑफ साइटोन हो गया, एंड इसके लिए वर्ड हमने यूज कर लिया क्या, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक। अब दूसरा वर्ड, दूसरे वेंट्रल रूट के बारे में समझो। वेंट्रल रूट का न्यूरॉन कैसा है, मल्टीपोलर है। यहां पे सिनेप्स बनना है, तो सिनेप्स कैसे बनेगा, एक का यहां पे एक्सॉन एंडिंग आ गया, वो डोर्सल रूट का है, तो इनका जो साइटोन होगा वो इधर होता है एंड एक्सॉन इधर आएगा, तब जाके इधर आपका क्या बन जाएगा, सिनेप्स। अब ये सिनेप्स के बाद इनका क्योंकि मल्टीपोलर है तो डेंड्राइट्स बहुत सारे होंगे, डेंड्राइट्स बहुत सारे होंगे, एक्सॉन एक होगा, वो आगे अपना वेंट्रल रूट मींस इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। एक जाएगा, एक से ज्यादा हो सकता है, वो अपन आगे भी बात करेंगे। तो इनका साइटोन यहाँ पे है और इनका साइटोन यहाँ पे, दोनों में यही डिफरेंस है,
डोर्सल रूट पे आपको गैंग्लिया देखने को मिलेगा, वेंट्रल रूट पे गैंग्लिया नहीं होता। बात समझ आई? अभी भी नहीं आई। वेंट्रल रूट का साइटोन कहाँ पे है? ग्रे मैटर में है, स्पाइनल कॉर्ड के। यहाँ कोई बाहर इनका कोई क्लस्टर नहीं बनता है, इसलिए इनका कोई गैंग्लिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनका क्लस्टर बनता है, क्योंकि स्यूडो यूनिपोलर। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूरॉन का जो टाइप है वो अलग है, इधर मल्टीपोलर है, इधर स्यूडो यूनिपोलर है, तो इधर क्लस्टर बन सकता है, और इसलिए इसको हम बोल देते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। नहीं, अभी भी नहीं, अभी आ गया। चलो, तो ग्रे मैटर में जहां पे आपका ये सिनेप्स बनाता है, किसके किसके बीच? सेंसरी न्यूरॉन के बीच। ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये इसके साथ सिनेप्स बनाता है ग्रे मैटर में। ठीक है, आगे, बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स कंबाइनली कम आउट फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन या फिर फॉर्म स्पाइनल नर्व। अब ध्यान से सुनना इधर, दोनों, कौन से दोनों? चाहे वो आपका वेंट्रल रूट का नर्व फाइबर हो या फिर डोर्सल रूट का नर्व फाइबर हो, यहां हॉर्न के बाद आप देख रहे हो कि वो अलग अलग पाथ है उनका। इधर ये अलग पाथ है, इधर से ये अलग पाथ है, लेकिन आपस में ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक फोरामेन से बाहर आते हैं, एक कैविटी से बाहर आते हैं, एक स्पेस से बाहर आते हैं, जिसे बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का मतलब क्या हुआ? एक वर्टिब्री हमने ये मान लिया, दूसरी वर्टिब्री, वर्टिब्रा बोलेंगे एक्चुअली, वर्टिब्री प्लूरल वर्ड है। अब जो भी इनके हॉर्न की बात करेंगे वो इस जो इनका कैनाल होगा इनके पास, और इधर से स्पाइनल कॉर्ड जो रन कर रहा होगा उधर से होगा। ठीक है, जब इनके डोर्सल रूट की बात करें या वेंट्रल रूट की बात करें ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब दोनों इनके नर्व फाइबर्स एराइज होते हैं तो दो वर्टिब्रा के बीच एक कैविटी सी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपन प्लेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्केलेटन में देखेंगे तो ऐसे बनावट है वर्टिब्रा का, जैसे यहाँ पे एक हॉलो कैविटी है तो दो वर्टिब्रा के बीच भी एक आपको हॉलो स्पेस मिलेगा, जिधर से ये दोनों आपके न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स बाहर आते हैं, इधर से भी और सेम इधर से भी। इसको बोला जाएगा, इस हॉलो कैविटी को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्ड का मतलब होता है क्या? विटामिन। कई बार मैं बोल चुका हूं, इंटर का मतलब क्या बोलोगे? बिटवीन, और इंट्रा का मतलब विद इन। और ये क्या है? इंटरवर्टिब्रल। एक वर्टिब्रा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, दोनों के बीच ये कैविटी, ये हॉलो स्पेस देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया क्या? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन का मतलब हॉलो, एक आप ये समझ लो कि ओपनिंग है, पोर है, जिधर से ये दोनों नर्व फाइबर्स बाहर आते हैं। बाहर आके कहाँ जाएंगे? इनका जो डोर्सल रूट वाला है वो आपका सेंसरी ऑर्गन की तरफ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएगा। यही हमारा दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? एक देखो, स्पाइनल नर्व। जो आपने वो 23 पेयर्स ऑफ द नर्व पढ़ा था, यही है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व और कोई नहीं है, जो इनके डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट के नर्व फाइबर्स एक साथ होके बाहर जाते हैं, एक साथ होके किधर से? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, उसको हम बोलेंगे क्या? स्पाइनल नर्व। सेम बात यहां से भी होएगी, सेम आपको इधर से भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, ये आपस में कंबाइन होके बाहर जाएंगे, जैसे वहां हम बना रहे हैं। तो एक पेयर स्पाइनल नर्व इसको बोला जाएगा, ये वन पेयर स्पाइनल नर्व है, ये क्या कहा जाएगा? वन पेयर स्पाइनल नर्व। ऐसे 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं। बोलो, बना कुछ पिक्चर? अब इन स्पाइनल नर्व्स का नेचर अलग अलग है, कोई सेंसरी है, कोई मोटर है, कोई मिक्स्ड है, वो अपन उनके रोल के बेसिस पर बात करेंगे। इतनी पिक्चर अगर दिमाग में बन गया है तो बताओ, नहीं तो फिर से मैं इसको रिपीट करूं। स्पाइनल नर्व को अलग नहीं समझना है, या फिर इसको अलग नहीं समझना है कि हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए गैंग्लिया की बात करते हैं या वेंट्रल रूट, डोर्सल रूट की बात करते हैं, वो अलग स्ट्रक्चर नहीं, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व। अब वो रूट का नाम अलग अलग इसलिए दे दिया जाता है। डोर्सल रूट का मतलब ये है कि जिधर से इंपल्स आ रहा है, जिधर से इंपल्स आ रहा है, और वेंट्रल रूट से इंपल्स जा रहा है।
सिग्नल भेजा जा रहा है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स के लिए जैसा सिग्नल आया है। दोनों फिर से एक कॉमन नर्व फाइबर बनाता है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक कॉमन नर्व फाइबर जो आपके दोनों वर्टिब्रा के बीच से निकल रहा है। यहां देखो, और आपको पिक्चर एक होगा, इधर देखो, ये इधर आपको एक पिक्चर दिख जाएगा, ये एक्चुअली, हाँ यहां दिख जाएगा। यहां देखो, स्पाइनल कॉर्ड से एक इधर दिखाया गया है, एक ही तरफ दिखाया गया है, और सेम ऐसा इधर, यहां से भी इधर, इधर से भी इधर, इस तरह से स्पाइनल नर्व्स अराइजेस। सर्वाइकल सिर्फ 7 ही होता है, ये गलत है, C8 होता ही नहीं। ह्यूमन बीइंग में C7 ही, मैमल्स में C7 होता है। एक्सेप्शनल केस अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, किसी में 6 और किसी में 8, नहीं याद है। चलो, T1 से आपको देखने को मिलेगा T12, ये ठीक है। L1 से L5 तक देखने को मिलेगा, सैक्रम S5 तक देखने को मिलेगा, एंड कॉक्सिल। ये सारे वर्टिब्री हैं। जो आपका स्पाइनल नर्व है, मींस स्पाइनल कॉर्ड है, वो L1 तक आता है। उसके बाद जो है वो आपका क्या है, स्पाइनल नर्व की बात तक क्लियर हो गई। तो ये आपका बन गया स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, इट्स ब्रांचेस आर मिक्स टाइप। स्पाइनल नर्व की जो ब्रांचेस हैं, जो स्पाइनल नर्व अराइज होता है, वो मिक्स टाइप का होता है। मिक्स टाइप का मतलब सेंसरी भी है और क्या है, मोटर भी है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देख लो, ब्रिज की तरह काम करता है ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच। कोई भी आपका सेंस जा रहा है, जैसे अपन यहाँ टच कर रहे हैं तो सेंस जा रहा है, तो स्पाइनल नर्व के थ्रू ही जा रहा है ब्रेन तक। या ब्रेन कोई सिग्नल दे रहा है किसी इफेक्टर ऑर्गन के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमारे इस मसल्स, फेशियल मसल को सिग्नल चाहिए बोलने के लिए, तो वो सिग्नल आ रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिज की तरह काम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिले पाथ फॉर इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। देखो फिर से वर्ड आया, रिले पाथ। रिले वर्ड समझ आ रहा है? वो मैंने बोला था रिले सेंटर, कि कौन सा ब्रेन बहुत सारी इंपल्सेस को रिसीव कर रहा है, तो बहुत सारे इंपल्सेस को भेज भी तो रहा होगा, एनालाइज करके इंपल्स दे भी रहा होगा। उन सभी इंपल्सेस को किस ऑर्डर में भेजना है, वो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है। ब्रेन नो डाउट डिसाइड करता है, ब्रेन के बाद भी एक आपका रिले सेंटर लगा हुआ है कि जो इंपल्सेस को भेजता है। इसलिए आप देखो तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप जब बहुत सारे टास्क एक साथ करने के लिए सोच चल रहा है दिमाग में, तो गड़बड़ हो जाती है। वो कभी मटर छीला हुआ है, मटर सर्दियों के टाइम पे मटर के दाने मम्मी ने दे दिया और निकालो, तो मटर के दाने हम कई ऐसे पहले कॉन्शियसली थोड़ा सा ध्यान से देके करते हैं, छीला और मटर निकाला एक बर्तन में, छिलका अलग। और थोड़ा सा जब हम किसी और काम में हमारा दिमाग चले, से कोई मान लो कुछ फोन में देख रहे हैं या फिर कुछ और टीवी देख रहे हैं, तो मटर का दाना छिलके में, छिलका वो उधर, ऐसा भी होता है। तो ये आपका यही रिले सेंटर जब सिग्नल्स इधर उधर कर दिया तो हो गया। स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है एंड कंडक्ट करता है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आपके अभी हम आगे पढ़ेंगे, 2 टाइप के हैं। जो क्रेनियल हैं वो इधर हमारा ब्रेन से कंट्रोल होता है, लेकिन ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की कहानी हो गई खत्म। अब आपकी कहानी शुरू होएगी किसकी, वो देख लो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस देख लेना। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट। हाँ जी।